Hello, my dear students. Myself Upendra Kumar Verma, Assistant Professor Physics, Government Dr. Indrajit Singh College, Akalthara. Topic of my video lecture is Helmholtz resonator, class BSc first year, paper 1, and the chapter oscillations and superposition of waves. So, my dear friends, let us see what is Helmholtz resonator. Before going through Helmholtz resonator, let us see actually what is resonator. उसके लिए हम एक दोलक पर विचार करते हैं. जब ये दोलन करता है तो इसकी आवृत्ति है म्यू. याद रखिए कि ये म्यू, यदि इसकी लंबाई अपरिवर्तित रहे तो जो आवृत्ति पे वो दोलन कर रहा है आवृत्ति उतना ही रहेगा. उस आवृत्ति को इसकी नेचुरल आवृत्ति कहा जाता है. हम ये मानते हैं कि एक बल लगातार इस पर कार्य कर रहा है और उस लगने वाले बल की आवृत्ति है F. अब यदि कंडीशन ऐसा होता है F इज इक्वल टू म्यू, मतलब बाह्य बल की आवृत्ति और इस दोलक की नेचुरल आवृत्ति यदि मैच करता है, यदि आवृत्ति मैच करता है तो आवर्तकाल मैच करेगा. इसका मतलब कि जो लगने वाला बल उसी समय लगेगा जब ये दोलक अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर आता जाएगा. इसका मतलब इसका आयाम बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब ये जो दोलन है वो तीव्र होते जाएगा. ये है कंडीशन रिजोनेंस का. अब यदि हम एक ऐसे पात्र की कल्पना करते हैं जिसका एक तरफ एक नेकनुमा ओपनिंग है और दूसरे तरफ ऐसा ओपनिंग है जिस पर हम कान लगा सकते हैं, कान लगा के सुन सकते हैं. यदि हवा भरी है तो हवा के कंपन का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा. यदि उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम म्यू मान लेते हैं. अब बारी बारी से अलग अलग आवृत्ति का ध्वनि इस पोर्शन से हम आपतित करते हैं इसके अंदर. मान लो जाए जो आपतित हो रहा है उस ध्वनि का आवृत्ति F हो, तो ध्वनि की उस आवृत्ति जो F इज इक्वल टू म्यू होगा, मतलब अंदर जो हवा भरी उसकी नेचुरल आवृत्ति और जो ध्वनि यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है उसकी आवृत्ति यदि मैच हो जाती है तो यहाँ से सुनने पर हमें अधिक तीव्रता का साउंड सुनाई देगा अनुनाद के कारण. ठीक है, तो ये जो बर्तन है इसकी जो सिग्निफिकेंस तो ये हुआ कि बहुत सारी मिक्स ध्वनियों में एक पर्टिकुलर आवृत्ति की ध्वनि का पहचान किया जा सकता है. और ये जो पात्र लिए हैं इसी को हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज रिजोनेटर. मतलब हेल्महोल्ट्ज रिजोनेटर वह युक्ति है जिसके द्वारा अलग अलग आवृत्ति के ध्वनियों की पहचान किया जा सकता है, क्योंकि हम अलग अलग प्रकार के हेल्महोल्ट्ज रिजोनेटर बना सकते हैं. तो फर्दर एनालिसिस लेट अस सी. हेल्महोल्ट्ज रिजोनेटर के एनालिसिस करने के पहले हम दो कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं जो सहायक होगा इसके एनालिसिस में. पहला कॉन्सेप्ट ये कि जब कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी फ्लूइड में संचरित होता है, एग्जाम्पल जैसे ध्वनि तरंग हवा में संचरित होता है तो लगातार कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का निर्माण करता है, मतलब संघनन क्षेत्र और विलयन क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसके कारण आयतन में परिवर्तन होता है. आयतन में परिवर्तन होने के कारण दाब में परिवर्तन होता है और यही दाबांतर के कारण लगने वाला बल से ही वो तरंग उस फ्लूइड में संचरित होता है. मतलब ये दाबांतर ही फैक्ट है जिसके कारण लॉन्गिट्यूडनल वेव फ्लूइड में संचरित होता है. दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि ये जो संचरण है ध्वनि का हवा में संचरण
बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, इसलिए संघनन क्षेत्र में ताप बढ़ जाता है और विरलन क्षेत्र में ताप कम हो जाता है। अब चूंकि ये फास्ट प्रोसेस है, इसलिए संघनन क्षेत्र से ऊष्मा का संचरण विरलन क्षेत्र पर नहीं हो पाता। अतः हम कह सकते हैं कि संचरण से ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता, इसीलिए ये जो संचरण है एक रुद्धोष्म प्रक्रिया होता है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हमें इस एनालिसिस में याद रखना होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि हमने एक हेल्महोल्ट्ज़ रिजोनेटर लिया है। ये जो पार्ट कहलाता है इसका नेक, गर्दन, और यहाँ इस पार्ट से, इस ओपनिंग से हम कान लगा के सुन सकते हैं ध्वनि की तीव्रता। अब मान लेते हैं कि ये जो नेक है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, नेक की लंबाई एल है, और जब यहाँ पे ध्वनि तरंग अप्लाई किया जाता है उस समय एक तल का विस्थापन माना कि x है। तो इस तल के विस्थापन के कारण इस नेक में जो आयतन परिवर्तन होगा dv, दैट विल बी क्षेत्रफल गुणित लंबाई, दैट इज विस्थापन। ये हमें एक कंडीशन मिलेगा। दूसरा, अभी एक कॉन्सेप्ट बताया कि ये जो ध्वनि तरंग संचरण है हवा में, वो एक रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए P(v) गेमा इज इक्वल टू नियतांक, कांस्टेंट, जहाँ पे V जो इस पात्र के अंदर का आयतन है, और जो कि गैस भरी है इसलिए गैस के द्वारा लगने वाला बल क्या है, P है, और यहाँ पे जो गामा है वो है विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। यदि इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें दो टर्म मिलेगा, dp, प्रथम टर्म का डिफरेंशिएशन dp इंटू v⁻, प्लस प्रथम टर्म p इंटू द्वितीय टर्म का डिफरेंशिएशन गामा v⁻(1 इंटू dv, दैट इज इक्वल टू 0, या फिर dp इंटू v⁻, इज इक्वल टू, ये पूरा उधर चला जाएगा, p इंटू dv इंटू p इंटू dv, ये v⁻, को लिख सकते हैं v⁻, डिवाइडेड बाई v, और यहाँ पे एक टर्म छूटा है गामा। ये अब ये v⁻, कैंसिल हो जाएगा, तो dp इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये कैंसिल होगा, गामा p अपॉन v इंटू dv। दिस द सेकेंड कंडीशन दैट वी हैव गॉट। यहाँ पे dv का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा dp इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा p अपॉन v इंटू a इंटू x, दैट इज कंडीशन नंबर 3। अब यदि हम एक टर्म लेते हैं c² इज इक्वल टू, यदि गामा p अपॉन रो है, जहाँ पे रो जो है एयर डेंसिटी है, तो हम गामा p इज इक्वल टू लिख सकते हैं c² इंटू रो, और c² इंटू रो का मान हम गामा p का मान हम समीकरण 3 में रखें, तो हमें dp इज इक्वल टू मिलेगा माइनस ऑफ c² इंटू रो डिवाइडेड बाई v इंटू a इंटू x। दिस इज कंडीशन नंबर 4। ये जो है दावांतर है, और मैं कॉन्सेप्ट में पहले ही बताया कि यही दावांतर के कारण एक बल कार्य करता है लॉन्गिट्यूडनल तरंग पर, जिसके कारण वो तरंग संचरित होती है। तो अब देखते हैं कि दावांतर के कारण लगने वाला बल, हम जानते हैं दाब बराबर बल डिवाइडेड बाई एरिया, तो बल बराबर दावांतर dp
मल्टीप्लाई बाई एरिया ए, या फिर यहाँ पे डी पी इज इक्वल टू एफ अपान ए लिखे और ए को ट्रांसफ़र कर दे तो ये ए स्क्वेयर हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी स्क्वेयर इंटू रो इंटू ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वी इंटू एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 दैट वी हैव गॉट। ये जो बल का मान है वो इस रिजोनेटर के नेक पर कार्य करेगा और इस बल का मान हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ से भी निकाल सकते हैं, जिसके अनुसार लगने वाला बल दैट इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो नेक में जो हवा है उसका द्रव्यमान कितना होगा, इसका आयतन होगा a इंटू एल गुणा घनत्व, दैट इज a इंटू एल आयतन होगा गुणित घनत्व, ये हो जाएगा द्रव्यमान, और त्वरण डी स्क्वेयर एक्स अपान डी टी स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, यदि 5 और 6 को इक्वेट करें तो हमें मिलेगा ए एल रो इंटू डी स्क्वेयर एक्स अपान डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी स्क्वेयर रो इंटू ए अपान वी इंटू एक्स, या फिर डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, ये जो नीचे चला जाएगा वो पूरा टर्म आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सी स्क्वेयर रो इंटू ए अपॉन वी इंटू ए इंटू एल इंटू रो इंटू एक्स। सॉरी, यहाँ पे ए स्क्वेयर है तो ये ए स्क्वेयर हो जाएगा, ये ए स्क्वेयर हो जाएगा, एक एक कैंसिल हो जाएगा, ये रो दोनों कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इज इक्वल टू डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस सी स्क्वेयर ए के बच गया, नीचे एल इंटू डी बच गया, मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। या इस इक्वेशन को हम पुनः लिखते हैं डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ये वाला जो टर्म है उसके जगह पर लिखते हैं ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू है सी स्क्वेयर ए अपॉन एल इंटू वी। तो ये जो इक्वेशन हमको मिला है, इस इक्वेशन को यदि हम SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के अवकल समीकरण डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, दैट इज ऑलमोस्ट सेम। सो दैट इज द सिंपल, ये जो दोलन होगा अंदर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का दोलन है। अब हम इस एक्सप्रेशन से ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू ये जो एक्सप्रेशन मिला है सी स्क्वेयर ए अपॉन एल इंटू वी, यहाँ से हम आवृत्ति का मान या और आवर्तकाल का मान निकाल सकते हैं। चूंकि हमें कोणीय आवृत्ति का मान ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू मिला है सी स्क्वेयर ए अपॉन एल इंटू वी, या लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर सी स्क्वेयर ए अपॉन एल वी। ओमेगा हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, टी जहाँ पे आवर्तकाल है, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वेयर ए अपॉन एल वी। यहाँ से टी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू रूट ओवर एल इंटू वी अपॉन सी स्क्वेयर ए, या फिर आवृत्ति म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर सी स्क्वेयर ए अपॉन एल इंटू वी। तो चाहे हम टाइम पीरियड के बेस पे इसका एनालिसिस करें या आवृत्ति के बेस पे, मतलब ये एक्सप्रेशन ये सजेस्ट करता है कि आप अलग अलग प्रकार के हेल्महोल्ट्ज़ रिजोनेटर बना सकते हैं, मतलब अलग अलग आवृत्तियों
के डिटेक्शन के लिए, अलग अलग आवृत्तियों के पहचान के लिए, जहाँ पर आवृत्ति का डिटर्मिनेशन ऑफ एल, जो नेक की जो लंबाई रखते हैं, इसकी लंबाई को परिवर्तित करके आवृत्ति परिवर्तित कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस नेक का जो परिच्छेद का क्षेत्रफल है उसको बदल के आप इस रिजोनेटर की आवृत्ति चेंज कर सकते हैं। आयतन, मतलब एक पात्र का जो आयतन अंदर का खोल है उसको आप परिवर्तित करके आप रिजोनेटर की आवृत्ति को परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे आप रिजोनेटर का सीरीज़ बना लीजिए और एक ध्वनि की आवृत्ति को आपतित कीजिए और एक एक करके कान लगा के सुनते जाइए। जिस रेजोनेटर से आपको तीव्र ध्वनि सुनाई देता है, आप कह सकते हैं उस रेजोनेटर की आवृत्ति के बराबर ही जो अप्लाई किया गया ध्वनि है उसकी आवृत्ति होगा। तो इस प्रकार इसका महत्व है। थैंक यू।